तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फैंग मास्टर होंग से कहता है कि वो 5 ग्रेट कंट्रीज के एंशिएंट र्यून को एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि मैक्सिमम र्यून स्पेसशिप का ही रिकेज है। शायद वहाँ उसे कोई डेडली वेपन मिले जिससे कि वो गोल्डन बिस्ट को किल कर पाएगा। मास्टर होंग लुओ फैंग को एंशिएंट र्यून एक्सप्लोर करने की परमिशन देते हैं। आगे लुओ फैंग अपने फैमिली को वार्न करता है कि वो सब घर से बाहर ना जाए क्योंकि ये डिजास्टर ग्रेट निर्वाणा पीरियड से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे लुओ फैंग और बबाता कंफर्म करते हैं कि उन्हें र्यून नंबर 12 में जाना चाहिए। इधर कमांडर ली लुओ फैंग को आगे छोड़ने जाते हैं और बताते हैं 5 ग्रेट कंट्री सीक्रेटली ह्यूमन लेगेसी प्रोग्राम को ओपन कर दी है। लुओ फैंग पूछता है ये ह्यूमन लेगेसी प्रोजेक्ट क्या है। अब आगे बेसिकली ये एक ऐसी इमरजेंसी प्रोग्राम है जिसके अंदर काफी सारे ह्यूमंस को अंडरग्राउंड में प्रिजर्व करके रखा जाता है और उन्हें लगातार राशन शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिजास्टर खत्म होने के बाद ये सारे ह्यूमंस अपने फ्यूचर जनरेशन को सेव कर सके। कमांडर ली कहते हैं ऐसे प्लान मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन वो आरआर क्लैमिटी के वक्त फेस किए थे और वो क्लैमिटी भी सबके लिए नाइटमेयर थी। उस वक्त कमांडर ली की मॉम आरआर वायरस से इन्फेक्टेड थी और उस वक्त आरआर वायरस का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था और वो लगातार म्यूटेट हो रही थी। उनका बच पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, इसलिए वो खुद डिसाइड करती है कि वो म्यूटेट होकर दर्द झेलने से बेहतर उसे यूथेनेसिया देकर मार दिया जाए और उनके फादर को मजबूरन साइन करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस वक्त कमांडर ली अपने डैड से काफी गुस्सा थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उसकी मॉम को ऐसे ही मरने छोड़ दिए हैं। फिर उसके डैड उसे घर लेकर जाते हैं पर कमांडर ली अपने मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आगे हम देखते हैं सभी सोल्जर वायरस से म्यूटेट हुए मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। इधर ली अकेले घर में उदास बैठा था क्योंकि उसके डैड मिलिट्री से थे तो वो मॉन्स्टर से फाइट करने गए थे और लगातार ह्यूमंस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और ऐसे ही दिन बीतता है। इस फाइट में कई सारे सोल्जर मर चुके थे। न्यूज में हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर मिलिट्री ऑल सिटी में आ चुके हैं। दूसरी तरफ ली अभी भी अपने मॉम को मिस कर रहा था और वायरस की वजह से ये मॉन्स्टर काफी फास्ट म्यूटेट हो रहे थे, इसलिए मिलिट्री डिसाइड करते हैं कि यहाँ न्यूक्लियर स्ट्राइक करना चाहिए। सुबह ली उठता है और देखता है उसके डैड वहाँ नहीं है, सिर्फ उसके डैड की कैप और एक टोकन है। तभी एक सोल्जर नॉक करता है। ली सोचता है उसके डैड आए हैं, इसलिए वो दौड़कर डोर ओपन करने जाता है पर वहाँ एक सोल्जर उसे ले जाने आया था। ये देखकर ली घबरा जाता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी, इसलिए सबको रेडिएशन से बचाने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड में प्रिजर्व किया जा रहा है और सबको टोकन नंबर से ही शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए सब अपना टोकन नंबर संभाल कर रखना। ली के पास भी एक टोकन नंबर था जो कि उसके फादर ने ही उसके लिए छोड़ा था। फिर ली को आगे बुलाया जाता है और सबको अंडरग्राउंड लिफ्ट में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड और बाकी सोल्जर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए रेडी थे। ली अपने से जुड़े सभी चीजों को याद करता है, तभी एक्सप्लोजन होती है। इधर ली और बाकी सभी बच्चे लिफ्ट से नीचे जाते हैं। ली अपने मॉम और डैड को याद करके रोने लगता है। फिर वो देखता है एक छोटी सी बच्ची अपने मॉम को याद करके रो रही थी। यहाँ सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुके हैं। उनके पेरेंट्स ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए सेक्रीफाइस हो चुके हैं। ली उसे होप देता है और बताता है वो कभी भी अपने डैड की बात नहीं मानता था पर उसके डैड अपने आखिरी वक्त में भी उसे प्रोटेक्ट करते रहे। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्यूचर को प्रोटेक्ट करे। आगे ये डिजास्टर खत्म होने के बाद ली मिलिट्री ज्वाइन करने जाता है। वो ऑफिसर उससे पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ रजिस्टर करने आए हो। ली कहता है उन्हें पता है पर वो ऑफिसर कहते हैं तुम अभी मिलिट्री में ज्वाइन होने के लायक नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो। ली कहता है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करें, बस तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। कमांडर ली बताते हैं आगे चलकर ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए बेस सिटी को एस्टेब्लिश किए। अब तो करीब 30 साल बीत चुके हैं पर फिर भी हर साल एक पावरफुल मॉन्स्टर हमें डिस्ट्रॉय करने आ जाता है। आगे वो कहते हैं मेरा बस एक ही विश है कि ह्यूमंस के पास हमेशा होप रहे, लेकिन अब तो वो बूढ़ा हो चुके हैं। लुओ फैंग तुम्हारे पास अभी भी काफी सारे पॉसिबिलिटीज हैं और वो लुओ फैंग को वही टोकन देते हैं और कहते हैं उन्हें आगे का ऑर्डर मिल चुका है, इसलिए अब उसे जाना होगा। लुओ फैंग जाते हुए कहता है ब्रदर ली आप अपना ख्याल रखना, जिस पर कमांडर ली कहते हैं मिलिट्री की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंट्री को बचाए। फिर वो लुओ फैंग को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे लुओ फैंग सुजिन और अपने फैमिली से मिलता है क्योंकि अब वो र्यून नंबर 12 को एक्सप्लोर करने जा रहा था। फिर वो सबको बाय कहता है। जैसे ही वो कैबिन में एंटर करता है मास्टर होंग उसे कॉल करते हैं और कहते हैं लुओ फैंग हम गोल्डन बिस्ट के स्वेलिंग एबिलिटी के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गोल्डन बिस्ट के स्वेलो करने की एबिलिटी बस एक लिमिटेड एरिया तक ही है, इसलिए हम उस पे दूर से एक्सप्लोजन करेंगे। लुओ फैंग कहता है पर इससे गोल्डन
गोल्डन बिस्ट को कुछ भी नहीं होगा। मास्टर होंग कहते हैं हम भी यही चाहते हैं कि शुरुआत के एक्सप्लोजन उसे ज्यादा हार्म ना करे, ताकि हम उसे डॉज करके हाइड्रोजन बम को उसके करीब एक्सप्लोड कर सके। हमारे पास इनफ फाइटर जेट है जिससे हम एटॉमिक बम को कैरी करके बीस्ट के करीब एक्सप्लोजन करेंगे। फिर मेरी फाइटर जेट हाइड्रोजन बम को उसके मुंह में एक्सप्लोड कर देगी। लुओ फेंग कहता है आई होप ये प्लान सही से वर्क करे। मास्टर होंग कहते हैं सैटेलाइट के अकॉर्डिंग गोल्डन बीस्ट अमेरिका के सारे वॉर बेस को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और अब वो यूरोप में तबाही मचा रही है। ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है कि गोल्डन बीस्ट इतना जल्दी अमेरिका के सारे वॉर बेस को डिस्ट्रॉय कर दी और अब यूरोप में तबाही मचा रही है। मास्टर होंग कहते हैं इसके स्पीड के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 7 दिन में पूरे अर्थ से ह्यूमन का नामो निशान मिटा देगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम सब हाइड्रोजन बम पे वर्क कर रहे हैं और आज रात ही हम सब एक्सप्लोजन करेंगे। ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है। मास्टर होंग कहते हैं अभी भी कुछ फाइटर जेट घट रही है, इसलिए अर्जेंटली तुम्हें अपना फाइटर जेट देना होगा। लुओ फेंग कहता है ठीक है और वो मास्टर होंग को फाइटर जेट का फर्स्ट अथॉरिटी बना देता है। अब मास्टर होंग उसे कमांड देकर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे लुओ फेंग क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन आर्मर को पहनता है और फाइटर जेट से बाहर आ जाता है। वो नंबर 1 से कहता है अब तुम अपना फाइनल मिशन पूरा करो। जेट की एआई वॉइस कहती है उसे ये जानकर खुशी हुई कि वो अर्थ को बचाने में काम आएगी। फिर वो लुओ फेंग को थैंक यू मास्टर कहती है। लुओ फेंग आगे का सफर फ्लाइंग शटल से पूरा करता है। बबाता उसके मन में ही कहती है लुओ फेंग सी सरफेस से सी बेड की दूरी 5100 मीटर है और र्यून नंबर 12 सी बेड से 3300 मीटर नीचे है। लुओ फेंग कहता है ठीक है और वो ओशियन के नीचे जाता है, जहाँ कुछ दूर नीचे जाने के बाद ही उसे काफी सारे सी मॉन्स्टर मिलते हैं। लुओ फेंग उनसे बचता है और कहता है तुम सभी मॉन्स्टर हर साल पानी से बाहर आकर तबाही मचाते हो, इसलिए वो गुस्से से फ्लाइंग शटल को एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर करके उसे किल कर देता है और बाकी सबको फ्लाइंग नाइफ से किल करता है। फिर वो और भी आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था बबाता उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि र्यून नंबर 12 अभी उससे कितना दूर है और अब वो सी बेड तक पहुंच चुका था। लुओ फेंग इतनी गहराई में आकर काफी ज्यादा प्रेशर को फील कर रहा था। वाटर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि स्टार लेवल वॉरियर भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, पर लुओ फेंग की मोयुन वाइन इस प्रेशर को रिड्यूस कर दी थी, इसलिए लुओ फेंग को इस प्रेशर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। आगे लुओ फेंग सी बेड के नीचे ड्रिल करते हुए जाता है और पूछता है बबाता र्यून नंबर 12 इतना हिडन प्लेस पे है तो ह्यूमंस ने इसे कैसे डिस्कवर किया। बबाता बताती है ये किसी अर्थ की टेक्नोलॉजी से डिस्कवर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें तो स्पेसशिप में डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट मिला था और उसी से ही ये डिस्कवर हुई है और अब ऑलमोस्ट अर्थ के सारे र्यून डिस्कवर हो चुके हैं। फिर लुओ फेंग सी बेड के नीचे पहुंच जाता है, जहाँ उसे बहुत ही बड़ा स्पेसशिप मिलता है। वो कहता है मेरी स्पिरिचुअल माइंड सिर्फ 500 मीटर तक ही स्कैन कर सकती है, लेकिन वो इस स्पेसशिप का बस एक छोटा सा पार्ट ही स्कैन कर सकता है। फिर वो स्पेसशिप को ऊपर से देखता है और कहता है ये स्पेसशिप तो मार्शल हॉल से काफी ज्यादा बड़ा है। बबाता बताती है कि वो सही जगह पे आया है, ये एक स्टारफ्लीट मदरशिप है। तभी उसके कम्युनिकेशन वॉच में एक नोटिफिकेशन आती है हाइड्रोजन बम प्लान अब शुरू हो चुका है। आगे हम देखते हैं हेडक्वार्टर में सारे प्रेसिडेंट्स फाइटर जेट को मॉनिटर कर रहे थे। मास्टर होंग के फाइटर जेट में हाइड्रोजन बम होता है और बाकी सारे फाइटर जेट काफी तेजी से गोल्डन बीस्ट की ओर बढ़ रहे थे। इधर गोल्डन बीस्ट बहुत ही फास्ट फ्लाई करते हुए सारे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रही थी और बाकी सभी पावर हाउसेस उसे स्क्रीन पे देख रहे थे। मास्टर लीसन कहते हैं एक्सप्लोजन का फर्स्ट फेज अब स्टार्ट होता है, जिसमें एक फाइटर जेट बहुत ही फास्ट गोल्डन बीस्ट की तरफ बढ़ता है और ये सब कुछ लुओ फेंग भी देख रहा था। इस फाइटर जेट में करीब 20,000 टन की न्यूक्लियर बम है। गोल्डन बीस्ट उस फाइटर जेट को अपने ओर आते हुए देख लेता है। एल्डर मो हेंडरसन कहते हैं ये उस जेट को देख ली है और अब उस जेट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सब इस होप के साथ स्क्रीन पे देख रहे थे कि ये जरूर सक्सेसफुल रहेगा। अब फाइटर जेट बीच से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे थी। तभी मास्टर होंग एक्सप्लोजन कमांड देते हैं और वहाँ बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जो कि पूरे सिटी और कुछ मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपको क्या लगता है इसका गोल्डन बीस्ट पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो।第3阶段启动，杀死他！成功了吗？
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.